बिहार टॉपर सीरीज 2022 में आज से हम लोग आपके सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2022 के हिंदी मातृभाषा हिंदी एमटी हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। इस क्रम में आप लोग जानते हैं कि पीछे हम लोग संस्कृत के सैंपल पेपर की चर्चा कर चुके हैं। उसके साथ साथ आपके सोशल साइंस के सैंपल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके साथ साथ आपके विज्ञान के भी सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट के हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक भी प्रश्न हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव पर भी कमांड रखना पड़ेगा। आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके हिंदी की क्लासेज। आप जानते हैं हिंदी 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे कुछ आपके लिए निर्देश दिया गया है, जो निर्देश आप पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किसी 50 का उत्तर आपको देना है OMR सीट पे, और जो भी 50 प्रश्न आपको नहीं आता है उसको छोड़ देना है। इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं इस सीरीज में हम लोग आपके लिए बिल्कुल कम क्लासेस लाएंगे, लेकिन वही क्लास लाएंगे, वही प्रश्न हम आपको बताएंगे जिनकी इस साल की बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो एक एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आज की इस क्लास में बड़ा ही शानदार आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, और यहाँ से तमाम प्रश्न आपके सेंटअप एग्जाम प्लस बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड एग्जाम 2022 में भी आएंगे। पहले नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। डेली 7 PM पे क्लास के लिए तैयार रहिएगा। बाद में भी अगर आप देख रहे हो तो इसका कॉपी तैयार करके लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। सर आपको बताना है कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। जो भी विद्यार्थी इसका उत्तर दिया है कि सर राइट आंसर ऑप्शन सी है, उनका बिल्कुल सही है। पो प्लस अन क्या है, पवन का सही संधि विच्छेद है। आगे बढ़ेंगे सर, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है चला कि ख का उच्चारण आप कहां से करते हैं, यही आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो डेली 7 PM पे आपको तैयार रहना है क्लास करने के लिए, और जो भी क्लासेज आपको छूटा है तो आपके सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। बिहार टॉपर सीरीज में जो भी वीडियो जा रहा है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप एक एक क्लास देखकर नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल शानदार लाजवाब। जो भी छात्र इसका उत्तर दिए हैं कि सर दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उनका बिल्कुल सही है। ख वर्ण का उच्चारण स्थान हम लोग चला कंठ से करते हैं। कंठ वर्ण इसको बोलते हैं। जितने भी क वर्ग में वर्ण आते हैं, क ख ग घ, सभी का उच्चारण पूछेगा तो कंठ ही होगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जल्दी से बताइएगा कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन आपको पढ़ के खुद से जल्दी से कमेंट करना है। भी स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी अध्यापिका, उनका बिल्कुल सही है। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपसे देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि लोहा का विशेषण क्या है। आपको बताना है कि लोहा का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लोहार होगा कि लो होगा कि लौ होगा कि ले होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह। लोहा का विशेषण क्या होगा, लौह। जैसे हम बोलते हैं लौह पदार्थ, तो वहां पे पदार्थ की विशेषता वो बता रहा है, लौह शब्द होगा, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप पे घड़ा भर पानी पड़ गया है तो इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप सभी को 2022 बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक लाना है तो डेली 7 PM पे क्लासेस करते चलिए। हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि आपका तैयारी शानदार हो और एक भी प्रश्न आपसे ऐसा नहीं आए जो हम लोग इस सीरीज में चर्चा ना करें। क्या होगा इसका सही आंसर, तो बिल्कुल सही चला। जो भी छात्र कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उनका बिल्कुल सही है। आपका तैयारी बिल्कुल शानदार चल रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है चतुर्भुज कौन सा समास है। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, आपको बताना है कि चतुर्भुज कौन समास है। चतुर्भुज का पहला शब्द जो है ये चतुर, ये क्या है, संख्यावाचक। और आप पढ़े होंगे सर ऐसे समास जिनका पहला पद संख्यावाचक होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यही चतुर्भुज कौन समास होता है, तो बहुब्रीहि समास भी होता है, लेकिन ऑप्शन में देखिए बहुब्रीहि नहीं दिया था। अगर इसी चतुर्भुज का आप अर्थ निकालेंगे, 4 हैं
भुजाएं जिसकी अर्थात कि विष्णु, तो यही क्या हो जाएगा बहुब्रीहि। उम्मीद करता हूं समझे होंगे आप क्लियर कि चतुर्भुज यहाँ पे ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं था, इसलिए द्विगु समास हो गया क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाचक है। और उसके साथ साथ वैसे समास जिनका विग्रह करने पे उसका कोई पद प्रधान नहीं है, उनका एक विशेष अर्थ निकले, उसे हम क्या बोलते हैं बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण क्या होता है चतुर्भुज, क्योंकि इसका अर्थ होता है चार है भुजाएं जिसकी अर्थात कि विष्णु, तब यही हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 7 नंबर प्रश्न गुरुजी आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा शब्द योग रूढ़ है। आपको बताना है सर कि इनमें कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंबोदर। यहां पे चला आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शब्द आपके सिलेबस में और शब्द से खूब प्रश्न आते हैं, तो शब्द को बांटने के कई आधार है, उसी में एक आधार है बनावट। बनावट के दृष्टि से आप पढ़े होंगे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द हम उसे कहते हैं जिनको तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे कि नाक, कान इत्यादि। वहीं पे जो यौगिक शब्द होते हैं उनके तोड़ने पे कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं उनके तोड़ने पे कोई विशेष अर्थ निकलेगा, अर्थात लंबोदर लंबा उदर है जिसका, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे योग रूढ़ शब्द का उदाहरण यही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक शब्द आपको बिल्कुल विस्तार से समझना है ताकि इसके आसपास भी कोई प्रश्न भटके तो आपको नहीं छोड़ना है। 8 नंबर प्रश्न सर आपसे पूछ रहा है कि कृपया जाएं यह कैसा वाक्य है। आपको बताना है कि कृपया जाएं एक कैसा वाक्य है। वाक्य भी आपके सिलेबस में है, पीछे मैं आपको हिंदी के में क्या क्या पढ़ना है सभी क्लासेस में आपको दे चुका हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा। सिर्फ जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसे आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ना आपका काम है और मूल मंत्र आप जानते हैं, मैं आपको हर क्लास में सिखा चुका हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इसका जवाब दिए हैं बिल्कुल उनका सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आज्ञार्थक वाक्य है क्या, कृपया जाएं, इसमें हम लोग आज्ञा दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न, देखिए कितना शानदार है। कह रहा है आपसे छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द कौन सा सही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न पूछ रहा है, आपसे बताना है सर आपको कि छाती के बल चलने वालों के लिए कौन सा एक शब्द होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उरग। क्या होगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है भिखारी को अन्न दो। इस वाक्य में रेखांकित पद में कारक का चिन्ह बताना है। रेखांकित कौन है, को है। आपको बताना है कि भिखारी को अन्न दो में इसमें से कौन सा कारक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रदान। आप जानते हैं भिखारी को अन्न दो, भिखारी को वस्त्र दो, गरीब को दान दो, इसमें कौन कारक होता है, संप्रदान कारक। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि निरअभिमान का मूल शब्द क्या है। आपको निरअभिमान किस मूल शब्द से निकला है यही आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिमान जो है वो निरअभिमान शब्द का मूल शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि वर्षा कौन सा संज्ञा है। आपको बताना है कि वर्षा कौन सा संज्ञा है, बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। वर्षा किसी लड़की का नाम हो सकता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है। हम कह रहे हैं आपसे कि वह घर पहुंच गया, तो पहुंच गया में किस क्रिया का उदाहरण है आपको बताना है। इसमें क्या है, पहुंच गया, तो दो क्रियाएं संयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में सरस्वती का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द भी आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। आपको बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे न कि सिर्फ क्लास 10th में बल्कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं पर्यायवाची शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है जटिल का विपरीतार्थक शब्द क्या है। कितना आसान प्रश्न है, आप सभी को कमेंट में बताना है कि जटिल का उल्टा शब्द विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है। सरल मतलब आसान और जटिल मतलब जो ज्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स हो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। यहां तक आपके व्याकरण खंड से प्रश्न था। अब अपने दिमाग का स्विच इधर उधर कीजिए और पहुंचा दीजिए बुक पे, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है बुक खंड से प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आबिन्यो क्या है। आपको बताना है आबिन्यो क्या है। भी छात्र बुक को पढ़े होंगे अच्छा से, उनका जवाब आएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका चला जवाब। आबिन्यो जो है वो एक पुराना शहर है। आबिन्यो कहां बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ फ्रांस का एक पुराना शहर है आबिन्यो। आगे बढ़ेंगे
बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए आपके सिलेबस का जो हिंदी का बुक है, फर्स्ट हिंदी और सेकंड हिंदी, इसको तो एक ही तरीका होता है तैयार करने का कि आपको क्या करना है। आज इस मूल मंत्र को सीख लीजिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय, इसलिए जो छात्र अभी से क्लासेज कर रहे हैं और जो तरीका बताया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका तो बिल्कुल शानदार में शानदार रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या बताया कि हिंदी को आपको क्या करना है, दो जो आपका फर्स्ट हिंदी और सेकंड हिंदी का बुक है, इस दोनों बुक को आपको बिल्कुल कहानी और उसमें कविता है बार बार पढ़ जाना है। ऐसे इसको 2 से 3 बार आप समाप्त कर देंगे तो हर कहानी हर कविता आपके माइंड में रहेगा और कम समय में आप डेली आधा आधा घंटा एक एक घंटा देते हैं तो आसानी से आप एग्जाम तक कितना बार उसको समाप्त कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका तमाम तैयारी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। तो हिंदी के दोनों बुक का प्रत्येक चैप्टर आपको बार बार पढ़ते रहना है। क्या प्रश्न आपसे पूछा था सर कि 17 नंबर प्रश्न था बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था। तो जो भी छात्र इसका जवाब दिया ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही है, लखनऊ। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सर कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। लेखक, कहानी और कहानी के विधा आपको बिल्कुल रटकर घोर कर पी जाना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा है परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी का शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की किस विधा में लिखा गया। मैं अभी बताया कि आपको कहानी, कहानीकार, कौन सा विधा है, ये सभी आपको समझ के रखना है। तो वहीं कह रहा है कि आपके बुक में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो पाठ है शिक्षा और संस्कृति, उस साहित्य का कौन सा विधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, शिक्षा शास्त्र। क्या है, शिक्षा शास्त्र है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन है। आपको बताना है। देखिए कितना ज्यादा यहां से प्रश्न आ रहा है, इसको आपको तैयार रखना है क्योंकि इसी रूप में बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन है सर। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, मछली। मछली के राइटर कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिएगा 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशी। क्योंकि बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं बचपन से लेकर 6 साल कहां व्यतीत किए थे, काशी में। ऐसे बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो बिहार के डुमराव क्षेत्र से है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बहादुर कौन था। ऑप्शन देखते देखते इसमें तो किसी स्टूडेंट का गलत नहीं करना है, आपको बताना है बहादुर कौन था। बिल्कुल राइट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर क्या था, नौकर था। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल शानदार है, सीधे सीधे आपके बुक से लिया गया है। देवनागरी क्या है, आपको बताना है देवनागरी क्या है। ऑप्शन पढ़िए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद कर लेंगे। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहां हुआ था। आपको ये सभी बुक से आपके सीधे सीधे प्रश्न लिए गए हैं। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। पूछे कहां हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। 1907 छपरा बलिया उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न कह रहा है मैक्स मूलर ने अगला जन्म किस देश में लेने की इच्छा व्यक्त की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही। आसान प्रश्न आपके बुक से सीधे सीधे बताया गया है कि मैक्स मूलर अगला जन्म भारत में लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, ये तो प्रश्न कितना बार पूछा गया है, मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को निम्न में से कौन सी कहानी उजागर करती है। तो आप पढ़े होंगे 20 के दांत कहानी जो है वो मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। डेली 7 PM पे आपको क्लास करना है, कोई भी क्लास छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्लास छूट जाता है तो बाद में भी आप देख सकते हैं, आप ही के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 27 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है सर कि मानव मुक्ति का पूर्वोधा किसे कहा जाता है। सभी मैं बोला, देखिए हिंदी में शानदार रिजल्ट आएगा अगर आप दोनों हिंदी के बुक को बार बार सभी कहानी कविता को आप डेली रूटीन में हर विषय का टाइम टेबल रखना चाहिए। तो हिंदी को बार बार पढ़ते हैं तो देखिए कितना प्रश्न आ रहा है। कह रहा है मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहते हैं सर। तो भीमराव अंबेडकर को। किसे कहते हैं, भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है चला कि लौट कर आऊंगा फिर, इसके रचना किसने किया है। लौट कर आऊंगा फिर जो कविता है उसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, इसके रचयिता है जीवनानंदन दास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि धर्मवीर भारती क्या है। आपको बताना है कि धर्मवीर भारती क्या है। धर्मवीर भारती भी आपके बुक से प्रश्न है, एक हिंदी कवि हैं। आपका जो बुक का चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, क्या नाम है, मेरे बिना तुम प्रभु, उसके राइटर है रेनर मारिया रिल्के। तो यही मेरे बिना तुम प्रभु के हिंदी में अनुवाद किए हैं धर्मवीर भारती। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बुक आपको बार बार पढ़ लेना है। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्यामनंदन किशोर का किस विद्यालय से संबंध था। आपको बताना है कि श्यामनंदन किशोर, देखिए सभी प्रश्न आपके बुक से आए हैं, ये मत समझिएगा आउट ऑफ सिलेबस है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी बिहार। ये श्यामनंदन किशोर कौन थे, तो आपके जो कविता है अक्षर ज्ञान, उसकी जो लेखिका है अनामिका, तो अनामिका के पिताजी का नाम था श्यामनंदन किशोर और वो बिहार यूनिवर्सिटी अर्थात कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, प्रोफेसर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन है। सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीरेन डंगवाल जो है वो दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए पे राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न सर आपसे पूछ रहा है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से किस कविता का संकलितांश है, अर्थात कि किस कविता में लाइन लिखा गया है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए ऑप्शन डी, एक वृक्ष की हत्या कविता का ये लाइन है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि बुक दोनों सेकंड हिंदी फर्स्ट हिंदी कविता कहानी सबको बार बार पढ़ना है, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा हिंदी में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सर, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन का किस उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो आप जानते हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम लोग क्या बोलते हैं, अयज्ञ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे सर 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर के कविता की ये पंक्ति है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। आगे बढ़ेंगे आपके 35 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत माता कविता में किस भारत का चित्रांकन हुआ है, अर्थात कि भारत माता जो आप में कविता है इस समय के भारत का चित्रांकन हुआ है। तो उस कविता अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा कि पराधीन भारत का चित्रांकन हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि स्वदेशी कविता में कैसा स्वर मुखरित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नव जागरण का स्वर जो है स्वदेशी कविता से मुखरित होता है। 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि घनानंद किस युगीन काव्य के कवि हैं। घनानंद जो है वो रीति युगीन काव्य के कवि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी आपके बुक से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि रीति युगीन काव्य के कवि थे घनानंद, याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रसखान किसके भक्त कवि थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त थे। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी पे दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गुरु नानक किस भाषा में रचना करते थे। बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपके कविता से और ये रिपीटेड प्रश्न है, कह रहा है गुरु नानक किस भाषा में रचना करते थे। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वज्र भाषा में। आपको याद रखना है गुरु नानक जो थे वज्र भाषा में रचना करते थे। आगे 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दही वाली मंगमा किस कोटि के कहानियों का संकलितांश है। ये देखिए आपके सेकंड हिंदी से चैप्टर लिया गया है दही वाली मंगमा। ये बोल रहा है कि किस कोटि के कहानी है। तो जो भी छात्र इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी उनका बिल्कुल सही है, एक कन्नड़ कहानियों का संकलितांश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे 41 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जीवन का वर्णन है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य के जीवन का वर्णन किया गया है आपको बताना है। तो अगर आप सेकंड हिंदी का बुक में देखिए आपको 4-5 चैप्टर है, वो सभी चैप्टर आपको पढ़ जाना है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक उड़िया कहानी है, तो यहाँ पे उड़ीसा का चित्रण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि माँ गुजराती कहानी के कहानीकार कौन है। इस माध्यम से आपको एक प्रश्न भी याद कर लेना है कि माँ कैसी कहानी है, तो गुजराती कहानी, इसके कहानीकार कौन है सर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ईश्वर पटेलिकर जो है वो माँ कहानी के कहानीकार हैं। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सभी आपके बुक से आ रहे हैं सीधे सीधे प्रश्न, कह रहा है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस रंगराजन। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीता किस कहानी की मुख्य पात्र है।
सीता जो है वो धरती कब तक घूमेगी, सभी सेकंड हिंदी से प्रश्न है, तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के पात्र हैं। और ऐसे देखिए आपके पास बुक नहीं होगा तभी आपको चिंता लेने की बात नहीं है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिएगा, एक आपको मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी। वहां पे मैं मात्र 7 मिनट में पूरे सेकंड हिंदी को समाप्त कर दिया हूं। अगर वो 7 मिनट का वीडियोस देख के अगर आप नोट्स तैयार कर लेते तो समझिए सेकंड हिंदी में उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आपको सेकंड हिंदी की भी आपकी समस्या मैं दूर कर दिया हूं आपके लिए, देखिए सभी महत्वपूर्ण इस चैनल पे क्लासेज उपलब्ध है। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखना है। वहां पे आपको लिखा दिखाई देगा बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी। वहां पे देखिएगा सेकंड हिंदी का 7 मिनट में समाप्त किया गया है। उस वीडियोस को भी देखकर आप नोट्स बना सकते हैं और 7 मिनट के वीडियो समझिए आपके पूरा सेकंड हिंदी का तैयारी करा देगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये प्रश्न आपको बताया था कि धरती कब तक घूमेगी की पात्रा कौन है, सीता। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर प्रश्न कह रहा है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। 46 नंबर प्रश्न भी पत्र से है, आपसे कह रहा है कि बड़ों को पत्र में किस शब्द से अभिवादन करना चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रणाम। कह रहा है बड़ों के पास हम पत्र लिखते हैं तो किससे उनका अभिवादन करते हैं, तो प्रणाम से। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मित्र को किस शब्द से संबोधित करना चाहिए। सभी पत्र से प्रश्न पूछा गया है कि मित्र को पास जब हम पत्र लिखेंगे तो उसे किस शब्द से संबोधित करेंगे, तो मित्रवर। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा। आगे 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि डाक की उचित व्यवस्था के लिए किया गया आग्रह वाला पत्र किस कोटि का पत्र होगा। देखिए अगर आप डाक के उचित व्यवस्था के लिए किसी के पास आग्रह कर रहे हैं, नहीं तो ये आग्रह कोटि के पत्र में आएगा, नहीं तो ये शिकायती पत्र हो जाएगा। तो लेकिन इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, इसीलिए दिया गया था। 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सर कि उस मूल ध्वनि को जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें क्या आपको समझना है, सीधे सीधे कहिएगा, उसे हम कहते हैं वर्ण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि संधि के वर्ण को अलग करना क्या कहलाता है, तो संधि विच्छेद। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है। अब आपको नीचे बताना है कि इसमें से 50 में से जो भी प्रश्न की हम लोग चर्चा की है आपकी तैयारी कैसी है और आपने 50 में से कुल कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया। और जो भी क्लासेस में बताया हूं सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से जाके क्लासेस देखते रहिए। अभी परीक्षा में काफी समय है, तो एक एक वीडियो अगर आप देखकर तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल शानदार होगा। फिर कल 7 PM पे मिलेंगे, तो ये सभी आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आपका डिमांड आया तो ये सभी प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी आप देख रहे हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर कल 7 PM पे मुलाकात होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।